हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपको पता है नेक्सस एकेडमी अब जुडिशरी की भी एक सीरीज़ ला रहा है, तो उसको गाइड करने के लिए मैं आपके सामने श्रुति यादव, एलएलबी, एलएलएम इन क्राइम एंड टॉर्ट्स, एंड आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड रिसेंटली इन छत्तीसगढ़ जुडिशरी इंटरव्यू ऑफ 2023 इन दिसंबर 2024। ठीक है। सिंस मैं भी आप लोग के जैसे एक एस्पिरेंट हूँ, रही हूँ, तो मुझे पता है कि इस छत्तीसगढ़ के जुडिशरी को क्रैक करने के लिए हमें किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस बिठाने हैं, किन किन सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, हमें पैटर्न समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि हम 2 साल से पैटर्न देख रहे हैं, 22 का एग्ज़ाम हो गया, 23 का एग्ज़ाम हो गया। आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें छत्तीसगढ़ के जो लोकल एक्ट्स हैं उन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अब ये जो पुराना पैटर्न था जिसमें आप मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ के चले जाते थे, माइनर के इंपॉर्टेंट्स पढ़ लेते थे, अब ये वैसा रह नहीं गया है। अब हमको लोकल लॉज, माइनर लॉज भी उसी तरीके से पढ़ने हैं जैसे हमें मेजर लॉज पढ़ने हैं। ठीक है। प्लस इस बार ये एक ऐड हुआ है कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, ये सब्जेक्ट भी इस पे ऐड हो गया। इसके लिए तो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अमन सर, वो आप लोग को इसके लिए पूरी तरीके से गाइड करेंगे। और लॉ के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ एनी टाइम, मैं आपको इस चीज़ के लिए पूरी गाइड करूँगी। हम इसके लिए अपने ऐप में प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, नेक्सस एकेडमी। उसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे कुछ, और स्टडी मटेरियल भी कुछ हम अपने तरफ से जितना हो सके हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप प्लीज़ अपडेट रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि आप इस बार का सिविल जज जुडिशरी छत्तीसगढ़ का भी आप क्रैक कर सकें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इन अ मंथ और 2 हो सकता है हमारी डेट्स आ जाए। ठीक है। तो मैं सीरीज़ ला रही हूँ यूट्यूब में, सिर्फ जुडिशरी की सारे जो लोकल लॉज हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, उसकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सीरीज़ ला रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है। तो हम सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल इज़ वन ऑफ दिस, छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी आपको याद होगा और इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। आपको आने ही है, कुछ नहीं तो 3 4 5 क्वेश्चन तो आपको इससे बनने ही हैं। ठीक है। और बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट आया कहाँ से, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ और एमपी हुआ करता था। ठीक है। जब वो अलग हुआ 2000 में, तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, एमपी अलग हुआ, तो भी छत्तीसगढ़ में ही एमपी अकोमोडेशन एक्ट जो था 1961 का, वही चल रहा था। ठीक है। बस उसकी जगह पे छत्तीसगढ़ लिख दिया जा रहा था और थोड़े बहुत छत्तीसगढ़ के हिसाब से अमेंड कर दिए गए थे। बट हमें फिर रियलाइज़ हुआ कि हमें छत्तीसगढ़ के लिए अलग से एक एक्ट लाने की ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ पे लीजिंग जो कल्चर है उसको प्रमोट कर सकें। ठीक है। तो हमारे पास तब आया हमारा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। ये कौन से ईयर में, 62nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये हमारे पास आया। ठीक है। इसमें सबसे पहले 23 कुछ तीन तीन इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आप नोट करेंगे। 23 2011। ठीक है। इस दिन हमको मिली थी प्रेसिडेंट की असेंट। ठीक है। देन उसके बाद था 5 अक्टूबर 2012। इस दिन मिली थी हमें, सॉरी 23 मई 2011 में मिली थी हमें गवर्नर की असेंट। गवर्नर के पास पहले जाएगा तभी तो आएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। तो गवर्नर से मिल के असेंट मिला था हमें 5 अक्टूबर को प्रेसिडेंट का। ठीक है। प्रेसिडेंट का असेंट मिला था। और उसके बाद 6 नवंबर 2012 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है। तो इसमें टोटल 3 डेट्स हैं आपके। सबसे पहले आपको 23 मई 2011 में मिला किसका असेंट, गवर्नर का असेंट। देन उसके बाद आपको 5 अक्टूबर 2012 में किसका मिला असेंट, प्रेसिडेंट का असेंट। ठीक है। फिर उसके बाद 6 नवंबर 2012 से ये जो है लागू हो गया। ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में इन्फोर्स हो गया। ओके।
अब इसने रिपील, ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट ने किस एक्ट को रिपील किया है, तो इसमें आपका आंसर आएगा सीजी अकोमोडेशन एक्ट 1961 विथ ऑल इट्स अमेंडिंग सेक्शंस। ठीक है, अब ये एक्ट को लाया क्यों गया था? ये एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि जो भी रेंट रिलेटेड मैटर्स हैं, ठीक है, उसका डिसीजन लिया जा सके, किसके द्वारा? ट्रिब्यूनल के द्वारा। इस एक्ट के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो कि सारे जो भी रेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है, टेनेंट के बीच में, लैंडलॉर्ड के बीच में, मकान मालिक के बीच में, किराएदार के बीच में, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कोई भी अगर डिस्प्यूट हो तो उसको वो निपटाना, उसका निपटारा किया जा सके। ठीक है, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। देन और इसमें मेजर ये देखा गया था कि दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करके डिसीजन लिया जा सके, किसी एक तरफा नहीं, दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करके रेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट को डिसाइड किया जा सके। ठीक है, और एक लीजिंग कल्चर होता है, लीजिंग ऑफ अकोमोडेशन, ये कल्चर को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब हम इसमें बताई हूँ मैंने कि जैसे इसमें 14 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल है। ठीक है, 14 सेक्शंस है, आपको आपको रिवीजन कभी भी करना है, आप इंडेक्स खोलेंगे और आप उसका रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक्ट के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें बताऊंगी, और जब हम लास्ट में रिवीजन करेंगे तो हम इंडेक्स से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा सेक्शन 1, दैट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। तो ये एक्ट को क्या बोला गया है ये बताया गया है। इसमें क्या बोला गया है? एक्ट को छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, रिपील क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन एक्ट 1961। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लागू होगा? सबसे पहले ये लागू होगा ऐसे म्यूनिसिपल एरिया में जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो। जैसे ये एक्ट आया, सबसे पहले ये कहाँ कहाँ लागू होगा? जहाँ ऐसे म्यूनिसिपल एरिया में जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, और फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के साथ ये धीरे धीरे बाकी जगह में भी लागू होता जाएगा। ठीक है, और ये किस डेट से आएगा? तो जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन हुआ इस चीज़ का, उस डेट से ये लागू होगा। क्लियर है? सेक्शन 1 में बस इतना ही बोला है। देन आता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में दिए गए हैं सारे डेफिनेशंस। इसमें टोटल, इसमें भी 14 डेफिनेशंस है, टोटल 14 सेक्शंस है, और सेक्शन 2 में ही 14 डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें मैं सारे एक एक करके आपको डेफिनेशंस के बारे में बताती जाऊंगी, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको टिक करा दूंगी कि इतने डेफिनेशंस तो आपको बाई हार्ट होने ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन मतलब होता है कोई भी रेसिडेंशियल प्लेस या फिर नॉन रेसिडेंशियल प्लेस, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड टेनेंट को देता है फॉर यूज। ठीक है, इसमें तुम्हारा ओपन स्पेस आ सकता है, गार्डन आ सकता है, टॉयलेट्स आ सकते हैं, एंड एवरीथिंग आ सकता है। बस इसमें क्या नहीं आता है? तो हमारा कोई भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोई भी लैंड होगा वो अकोमोडेशन के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ जो भी फैसिलिटी होगी, ये रेसिडेंशियल भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंशियल भी हो सकता है। क्लियर? देन आता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज अग्रीमेंट। इसमें बोला गया है कि कोई भी जो रेंट अग्रीमेंट होगा हमेशा रिटन होना चाहिए, राइटिंग में ही होनी चाहिए अग्रीमेंट। ओरल अग्रीमेंट इज प्रोहिबिटेड इन दिस एक्ट। ठीक है, आपको कोई भी रेंट से रिलेटेड अग्रीमेंट होगा वो हमेशा रिटन होगा। ठीक है, देन इसके बाद आता है सी, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब जो आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में डिस्ट्रिक्ट बोला गया है वही डिस्ट्रिक्ट होगा। देन आता है हैबिचुअल डिफॉल्टर। दिस इज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है, और ये आता ही है। हैबिचुअल डिफॉल्टर होता कौन है? हैबिचुअल डिफॉल्टर वो होता है जो अगर 12 महीने में 3 बार रेंट देने में डिफॉल्ट करे, मतलब 3 बार वो रेंट नहीं दे रहा है, ड्यू कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो कहलाता है हैबिचुअल डिफॉल्टर। ठीक है, 12 महीने के टाइम स्पैन में उसने अगर 3 या 3 से ज़्यादा ओकेशन में डिफॉल्ट किया है, ठीक है, तो वो कहलाता है हैबिचुअल डिफॉल्टर। उसके बाद आता है आपका लैंडलॉर्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। लैंडलॉर्ड मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन
जो कि एंटाइटल्ड है या फिर जो कि ले रहा है, क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है किसी भी अकोमोडेशन के लिए, ठीक है, या तो खुद के अकाउंट पे या फिर अपने बिहाफ में किसी और पे, मतलब उसके बिहाफ में कोई और, जैसे उसके स्पाउस हो गए, उसके बच्चे हो गए, वो लोग अगर अकोमोडेशन के यूज के लिए किसी से ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, तो ये पर्सन कहलाएंगे लैंडलॉर्ड। क्लियर है। देन उसके बाद आता है म्यूनिसिपल एरिया। म्यूनिसिपल एरिया मतलब जो कि आपके छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल एक्ट है उसमें डिफाइन किया गया है, वही होगा म्यूनिसिपल एरिया। उसके बाद आएगा आपका 27, दैट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, जो आपका ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आता है उसे ही बोला जाता है नोटिफिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद आता है ओल्ड एक्ट। ओल्ड एक्ट मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन एक्ट 1961 का जो था विथ ऑल अमेंडिंग सेक्शंस, दिस विल बी कॉल्ड एज ओल्ड एक्ट, ठीक है। और यही रिपील्ड एक्ट में भी आएगा, जब आपका आगे का एक है डेफिनेशन, उसमें भी रिपील्ड एक्ट में भी यही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीन चीज आती है, रेंट, रेंट कंट्रोलर और रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट क्या होता है, रेंट ये होता है कि ऐसा कोई भी कंसिडरेशन, ठीक है, ऐसा कोई भी कंसिडरेशन पेबल बाय टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड फॉर अकोमोडेशन, कोई भी अकोमोडेशन को यूज करने के लिए आप कुछ प्रतिफल देते हैं किसको, मकान मालिक को, तो वो जो प्रतिफल कहलाता है उसे कहते हैं रेंट, ठीक है। देन उसके बाद आता है रेंट कंट्रोलर और आता है रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ये दो अथॉरिटी है इस एक्ट के अंदर में, ठीक है। रेंट कंट्रोल कंट्रोलर जो है वो सेक्शन 7 में बनाया गया है और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है वो सेक्शन 6 में बनाया गया है। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है वो एक बड़ी अथॉरिटी है, इज इक्विवेलेंट टू ऑल द कोर्ट्स, हाई कोर्ट लेवल की रहती है वो, और ये सारे जो मैटर होंगे छत्तीसगढ़ के रेंट से रिलेटेड, ये सारे मेजर एक अपीलेट अथॉरिटी जैसे वो काम करती है और वो डिसाइड करेगी, ठीक है। और रेंट कंट्रोलर क्या होता है, रेंट कंट्रोलर मतलब एक एक एरिया में जैसे कलेक्टर होते हैं ना, वैसे ही एक रेंट कंट्रोलर होता है, तो पहले मैटर उसके पास जाएगा, फिर उसकी जो अपील होती है वो ट्रिब्यूनल के पास जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका रिपील्ड एक्ट। रिपील्ड एक्ट मैंने जैसा कि बताया, क्या, छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन एक्ट 1961, दैट विल बी योर रिपील्ड एक्ट, ओके। देन आता है सोशल न्यूसेंस। सोशल न्यूसेंस क्या होता है, सोशल न्यूसेंस आपको नाम से लग रहा है न्यूसेंस मतलब कुछ इंटरफेरेंस है, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस आपने सुना होगा, प्राइवेट न्यूसेंस टॉर्ट्स में सुना होगा, ठीक है। तो न्यूसेंस मतलब होता है कुछ इंटरफेरेंस, ठीक है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है। अब इससे लॉजिक तो आप समझ गए कि ये कुछ तरीके का इंटरफेरेंस है। ये डिफाइन कहाँ गया है ये आपसे पूछेगा, तो डिफाइन किया गया आपको सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4, ठीक है। कहाँ डिफाइन किया गया है, सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4। अब बताती हूँ कि सोशल न्यूसेंस होता क्या है। जब आप किसी को किराए पे रखते हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर कुछ 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 आप कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं करोगे, ठीक है, आप ड्रग्स का कुछ नहीं करोगे, आप प्रोस्टिट्यूट्स नहीं चलाओगे, आप चीज़ों को सही तरीके से रखोगे, जबरदस्ती का हल्ला गुल्ला नहीं करोगे जिससे कॉलोनी में परेशानी हो, ठीक है। तो ये सारे जो कंडीशंस होते हैं, और अगर ये सारे जो कंडीशन को वायलेट करता है कौन, आपका टेनेंट। टेनेंट क्या कर रहा है वहाँ पे, प्रोस्टिट्यूट्स चला रहा है, प्रोस्टिट्यूशन चला रहा है, इलीगल कुछ काम वहाँ पे कर रहा है, ठीक है, या फिर आपका ड्रग्स का कुछ काम वहाँ पे कर रहा है जो कि पनिशेबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके कैटेगरी में आती है सोशल न्यूसेंस के। क्लियर। 213 सोशल न्यूसेंस। और उसके बाद आता है लास्ट आपका आता है टीनेंट। टीनेंट क्या होता है, तो जो भी पर्सन एक अकोमोडेशन को यूज कर रहा है, ठीक है, एक अकोमोडेशन यूज कर रहा है और उसके बदले में वो कुछ कंसिडरेशन दे रहा है, तो जो लेने वाला पर्सन है वो कौन है, लैंडलॉर्ड, देने वाला पर्सन है वो है टेनेंट, ठीक है। टेनेंट होगा और वो पोजेशन में रहते हुए उस चीज को दे रहा है, ठीक है, जब तक कि उसकी टेनेंसी टर्मिनेट नहीं हो जाती है ना। फिर उसके बाद अगर वो टेनेंट जो है रेसिडेंशियल पर्पस में रह रहा है और वो जो मेजर जिसके नाम से लिया गया था वो चीज़ उस आदमी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे उनके साथ में जो जो रह रहे हैं, जैसे उनके स्पाउस हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बहन है, तो ये सारे भी टेनेंट की कैटेगरी में आएंगे,
ठीक है। और अगर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस है, मतलब कि कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके जाने के बाद अगर उसकी सपोज डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ पे जो बिजनेस कैरी कर रहा है या फिर उसके स्पाउस या फिर उसके बच्चे, ये सारे लोग टेनेंट की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? यहाँ पे हमारा डेफिनेशन पार्ट खत्म होगा। 14 डेफिनेशंस हैं। 2 के ए में क्या हुआ है, अकोमोडेशन बताया है। 2 के 2 में क्या दिया गया है, अग्रीमेंट बताया है। ये आप देखेंगे तो एक अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, ठीक है, अल्फाबेट उस पर दिया हुआ है सीरीज में। तो सबसे पहले आपका अकोमोडेशन है, मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें अब टिक करा देती हूँ। अकोमोडेशन है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देन आपका आता है अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट कैसी होगी, रिटर्न होगी, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, बताना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CGLRC में जो आपका डिस्ट्रिक्ट डिफाइन है वही डिस्ट्रिक्ट इसमें भी माना जाएगा। देन आता है आपका हैबिचुअल डिफॉल्टर। हैबिचुअल डिफॉल्टर 12 महीने के टाइम स्पैन में 3 से ज़्यादा बार अगर वो डिफॉल्ट करता है, देन ही विल बी कॉल्ड एज हैबिचुअल डिफॉल्टर, ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब कौन होगा, जो पर्सन जो है रिसीविंग रेंट, ठीक है, या फिर एंटाइटल टू रिसीव रेंट फॉर अकोमोडेशन, ठीक है, आइदर इन खुद के अकाउंट में या फिर उसके बिहाफ में किसी और के अकाउंट में, मतलब उनके बच्चे अच्छे के अकाउंट में, ठीक है। देन इसके बाद आप म्यूनसिपल एरिया है, छत्तीसगढ़ म्यूनसिपल एक्ट में जो म्यूनसिपल एरिया डिफाइन किया गया है। देन नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफाई होके आता है, ठीक है। देन ओल्ड एक्ट है, ओल्ड एक्ट मैंने क्या बताया, छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन एक्ट 1961, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका 3 चीज़ है साथ में, रेंट, रेंट कंट्रोलर, रेंट ट्रिब्यूनल, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रेंट कंट्रोलर, रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट मतलब जो भी कंसिडरेशन अकोमोडेशन के यूज के लिए दिया जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज रेंट। रेंट कंट्रोलर सेक्शन 7 में बनाया गया है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल सेक्शन 6 में बनाया गया है। क्लियर है यहाँ तक के? देन इसके बाद सोशल न्यूसेंस 213, इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ पे दिया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट, और होता क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड लास्ट आता है आपका टेनेंट। टेनेंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, टेनेंट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, हु विल बी टेनेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन क्या रहेंगे, जो मेन टेनेंट है उसके बिहाफ में स्पाउस हो सकती है, उसके बिहाफ में स्पाउस नहीं हो सकती है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रेसिडेंशियल के लिए कौन है और नॉन रेसिडेंशियल के लिए कौन है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है आपको? सेक्शन 2 का डेफिनेशन 14 डेफिनेशन है। आप लोग एक बार ये वीडियो को आप अगर पढ़ने के बाद एक बार और सुनेंगे तो आपको ये सारे डेफिनेशन एक बार में याद हो जाएंगे। क्लियर? देन उसके बाद आएगा हमारे सेक्शन 3। अब इसमें बात करिए एग्जेम्पशंस की, छूट की। क्या छूट दी हुई है रेंट कंट्रोल एक्ट में, क्या छूट दी हुई है, ये छूट दी हुई है कि ये जो एक्ट है किस पे अप्लाई नहीं होगा। ये एक्ट हमारा कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज, ठीक है, उन पे कोई भी अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा, उनके अकोमोडेशन पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। और इसमें यह भी बोला है कि ऐसा कोई बिल्डिंग या फिर कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रखी गई हो, ठीक है, वहां पे भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 4, टेनेंसी अग्रीमेंट। टेनेंसी अग्रीमेंट क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। उस डेफिनेशन में क्या बोला था कि जैसा भी होगा अग्रीमेंट वो हमेशा रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये एक्ट आने के बाद इसमें ये बोला कि जो भी अग्रीमेंट अगर हैं ऑलरेडी, उन दो, इस एक्ट के पहले कोई भी अगर रेंट में रह रहा है, उन दोनों के बीच में अगर वो अग्रीमेंट बना हुआ है तो वो रिटर्न अग्रीमेंट होगा, और उसको कहाँ फाइल करना है, रेंट कंट्रोलर के पास जाके उसको सबमिट करना है, फाइल करवाना है। उनको बताना है कि हमने अपना अकोमोडेशन रेंट पे दिया हुआ है, हमने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या बोला, अगर किसी के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि पहले आप ये एक्ट आने के पहले रह रहे हो तो उस समय कोई अग्रीमेंट नहीं थी, हो सकता है कि वो लोग नहीं किए होंगे, कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है।
तो वो लोग ऐसे ही रह रहे थे। तो अगर उन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है तो उन लोग को सबसे पहले एक रिटन अग्रीमेंट बनानी है, और उसके बाद बनाने के बाद उसको रेंट कंट्रोलर के पास सबमिट करना है, तभी माना जाएगा कि आपने सही तरीके से रेंट पे दिया गया है। क्लियर है? ये बोला है आपका टेनेंसी अग्रीमेंट सेक्शन नंबर 4। ठीक है। और अग्रीमेंट कैसी होगी? वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगी, जो कि एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपकी डिसाइड करेगी, उसी मैनर में होगी। उसको नोटराइज करना है नहीं करना है, वो सारा चीज़ उस फॉर्मेट में, उस मैनर में रहेगा जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में बोला है कि रेंट टू बी एज अग्रीड। रेंट कैसा होना चाहिए? रेंट जो है म्यूचुअली दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगा कि कैसा होना है रेंट, वो म्यूचुअली अग्री करके रख लिए तो वो होगा एक रेंट। ठीक है। अब आपको पेमेंट कब करना है, या तो आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लो, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, कि आप मेरे को इस दिन के 10 तारीख को दोगे, या इस दिन की 1 तारीख को दोगे, या इस दिन की 5 तारीख को दोगे। ठीक है। अगर लेकिन आप लोग ने कोई डिसाइड नहीं किया, दोनों इस चीज़ में साइलेंट थे कि हमको रेंट कब देना है, ठीक है, अब टेनेंट सोचेगा कि मुझे इसने बोला नहीं है, ठीक है, तो मैं कब दूं। वो सोचेगा कि मैं इसको बोला नहीं हूँ, ये अभी तक के मुझे दे नहीं रहा है रेंट। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें ये लॉ बोला गया है कि जो भी है 15th डे होगा महीने का, उस दिन तक के आपको रेंट दे ही देना है, अगर आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई है डेट से रिलेटेड। ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई है कि किस दिन देना है, तो आप जो भी 15 तारीख होगा उस महीने का, उसके पहले पहले आप उनको रेंट दे देंगे। क्लियर? ये होता है आपका सेक्शन 5। यहाँ तक का क्लियर है? 1 में आपके शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है। सेकंड में आपके डेफिनेशंस है, जो कि 14 डेफिनेशंस है अकोमोडेशन से लेके टेनेंट तक के। देन सेक्शन 3 में आपका क्या बोला है, छूट मिली हुई है, एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज पे ही अप्लाई नहीं होता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई बिल्डिंग्स है उस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ बोला है कि एक अग्रीमेंट होगा, ये एक्ट के आने के पहले अगर कोई अग्रीमेंट रिटन में है तो उसको रेंट कंट्रोलर के पास फाइल करो, और रिटन में नहीं है तो आप पहले उसको रिटन में बनाओ एक अग्रीमेंट, और उसके बाद उसको रेंट कंट्रोलर के पास फाइल करो। ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ में क्या बोला है, रेंट टू बी एज अग्रीड। रेंट कैसा होना चाहिए, जैसा भी आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है वो रेंट होना चाहिए, और कब देना है, अगर आप लोग ने कोई डेट डिसाइड नहीं किया है तो आपको जो भी महीना होगा उसके 15 तारीख के अंदर अंदर आपको वो रेंट देना है। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे हमारे इसमें दो अथॉरिटी। क्या क्या दो अथॉरिटी थे जो मैंने बताए थे, आप लोग बताएंगे? एक अथॉरिटी थी आपकी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, और एक अथॉरिटी थी आपकी रेंट कंट्रोलर। ठीक है। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल आप लोग पढ़े हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में 323B। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 323B के अंतर्गत, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर, ये एक्ट आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाएगी। कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, जिसे बोला जाएगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। ठीक है। वो एक स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बनाएगी, और वो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, उसका काम क्या होगा, रेंट रिलेटेड मैटर्स को, कंप्लेंट्स को, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई ऑफेंसेस हैं, या रेंट को रेगुलेट करने का काम, ठीक है, ये सारे मैटर्स का डिसीजन कौन लेगी? ट्रिब्यूनल लेगी, और इनको रेगुलेट भी कौन करेगी? ट्रिब्यूनल करेगी। और एक इसका एक और काम होगा, क्या काम होगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है रेंट कंट्रोलर को सुपरिंटेंड करेगी। ठीक है। उसके अंडर में रहेगा रेंट कंट्रोलर। ठीक है। ठीक है। और ये क्या कर, ये भी करेगी कि जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट को सॉल्व करने, उनके जो भी राइट्स होंगे, जो भी उनके ऑब्लिगेशंस होगी, ड्यूटीज होगी, वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, कहीं पे कोई नेग्लिजेंसी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल देखेगी। क्लियर? अब इसमें ये बोला है कि इसके मेंबर्स कैसे होंगे, इसको हेड कौन करेगा, ये सारी बात है। तो इसमें होगा एक चेयरमैन अपॉइंट होगा। कौन होगा चेयरमैन अपॉइंट होगा? वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। और वो कैसा होगा, उसकी कंडीशंस क्या है उनके अपॉइंटमेंट की, तो वो या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होना चाहिए, ठीक है, या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। पहले ये था इसमें
कि सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ एटलीस्ट सुपर टाइम स्केल बोला गया था। अब जो है 2020 के अमेंडमेंट से सिर्फ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ही बोला गया है, ठीक है। पहले सर्विंग भी हो सकता था या सुपर टाइम स्केल वाला बोला था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के लेवल का होना चाहिए या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, वही जो है चेयरमैन के लेवल पे अपॉइंट हो सकेंगे, ठीक है। देन इसके बाद इसमें मेंबर्स कितने होंगे, तो ये जैसा भी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझे वैसे इसके मेंबर्स होंगे, 2 3 कितने भी वो रख सकती हैं, है ना। फिर इसमें एक रजिस्ट्रार भी होगा, इस ट्रिब्यूनल का एक रजिस्ट्रार भी होगा। वो कैसा होगा, वो होगा सिविल जज क्लास 1 या फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इस लेवल का जो होगा वो एक रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। सिविल जज क्लास 1 या फिर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के लेवल का, ठीक है। उसके बाद इनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगी, तो इसके पास सारी एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी एक्सेप्ट आर्टिकल 136, ठीक है, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227। क्या क्या है ये आर्टिकल्स, आप लोग बताएं या मैं ही बता देती हूँ अभी, ठीक है। आर्टिकल 136 है स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट की पावर है रिट करने की, है ना, रिट सुनने की। देन आर्टिकल 227 है हाई कोर्ट की पावर है कि वो सारे कोर्ट्स को सुपरिंटेंड करेगी। तो ये सारे पावर्स को छोड़ के इसके पास एक कोर्ट के सारे पावर होंगे ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। और जो भी इसके पहले जो भी केसेस पेंडिंग थे वो सारे अब ट्रिब्यूनल के पास आएंगे, ठीक है। इस ट्रिब्यूनल का एक हेडक्वार्टर होगा, कहाँ होगा वो हेडक्वार्टर, रायपुर में होगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो एडिशनल जगह भी रख सकती है, अभी तो एक रायपुर में ही होगा, ये है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनकी एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, इनको कैसे कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्लियर है यहाँ तक का, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल क्या होगा, यहाँ तक का क्लियर है। उसका चेयरमैन किस लेवल का होगा, हाई कोर्ट जज लेवल का होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का होगा, रिटायर्ड होने चाहिए, ठीक है दोनों। इसका एक रजिस्ट्रार होगा, वो कैसा होगा, सिविल जज क्लास 1 का होगा या फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों के रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें मेंबर्स कितने होंगे, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझे, ठीक है। और इसका जुरिस्डिक्शन कैसा होगा, इसके पास सारी कोर्ट की पावर होगी एक्सेप्ट 136, 226 एंड 227, क्लियर। और इससे पहले जो भी केसेस थे पेंडिंग, ठीक है, इस्टेब्लिश मतलब इससे पहले वो सारे अब ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, रायपुर में होगा, ठीक है। और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस कौन डिसाइड करेंगे, इनकी सैलरी जो भी है, रिक्रूटमेंट मेथड है, कैसे करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्लियर। इसके बाद आ जाओ सेक्शन 7 रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल समझ गए आप। अब रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोलर मैंने क्या बताया था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल क्या होगा, एक स्टेट का होगा, पूरे एक स्टेट का होगा, ठीक है। और रेंट कंट्रोलर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो रेंट कंट्रोलर कौन होंगे, रेंट कंट्रोलर कैसे होंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर, ठीक है। और उनकी जो जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्लियर। अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर। एंड उनका जो भी जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करेगा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्लियर। फिर उसके बाद ये जो है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट होगी, ठीक है, मतलब इनके ऊपर होगी। इसको सुपरवाइज कौन करेगा, सुपरिंटेंडेंट कौन करेगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल करेगा, क्लियर है, यहाँ तक का क्लियर है। इसके बाद आएंगी इनकी पावर्स, ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस। तो 6 का पावर्स जो है, 6 मतलब ट्रिब्यूनल्स के पावर्स जो हैं वो आपके 8 में दिए हैं। 7 के जो पावर्स हैं मतलब कंट्रोलर के पावर जो दिए हैं वो सेक्शन 9 में दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का पावर हम समझ लेते हैं। ट्रिब्यूनल का पावर क्या है, तो उसको जो भी गवर्नमेंट पावर देगी एक तो वो है, ठीक है। उसमें क्या क्या आपका आता है, इंश्योरिंग द फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोलर जो हैं आपके, जो डिप्यूटी कलेक्टर के लेवल के हैं, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको देखना, वो लोग अपना फंक्शन सही से कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा ही इट विल बी एक्ट एज अपीलेट अथॉरिटी,
जो रेंट कंट्रोलर का जो भी डिसीजन होगा उसका अपील कहाँ जाएगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ठीक है, कहीं और नहीं जाएगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एक्सरसाइजिंग पावर्स इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि मैंने बोला रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल स्टेट लेवल पे रहेगा, तो ये काइंड ऑफ हाई कोर्ट एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये एक हाई कोर्ट के लेवल का होगा फिर, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये भी बोला कि ट्रिब्यूनल के पास क्या शक्तियां होंगी कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए भी पनिश कर सकता है, ठीक है, तो उसके पास ये भी शक्तियां होंगी कि वो अगर कोई उसका कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी वो पनिश कर सकेगा, क्लियर। देन आता है हमारा रेंट कंट्रोलर का फंक्शन। रेंट कंट्रोलर के फंक्शन क्या होंगे, वो लोअर लेवल पे काम करेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, तो कोई भी जो लैंडलॉर्ड से या फिर टेनेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होंगी तो उनको समझौता करवाना, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या समझौता करवाना, फिर दोनों की जो अधिकार है वो सुरक्षित हैं कि नहीं, सिक्योर करके रखना दोनों की राइट्स को, ठीक है, फिर उसके बाद दोनों की ड्यूटीज उनके ऊपर लागू करना, वो लोग प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन्फोर्स करवाना उनका ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ये सारी जो होगी उनकी ड्यूटीज होंगी। अच्छा, और इनके पास एक ये भी, ये लोग बाउंडेड हैं कि इनके पास जो भी मैटर आएगा उनको कितने दिन में खत्म करना है, 6 महीने में खत्म करना है, क्लियर है, कहाँ से, रिस्पोंडेंट के फर्स्ट अपीयरेंस से 6 महीने के अंदर अंदर इनको सारी चीजें खत्म करनी है, क्लियर, ये मैटर मतलब खत्म करना है, इसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो ट्रिब्यूनल देखेगी। यहाँ तक का आप लोग को क्लियर है। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि सेक्शन 1 से मुझे रिवाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको ये भी बताती हूँ ट्रिक, ठीक है। आप लोग को चीज़ें रिवाइज करने के लिए आप कहीं भी बैठे हो बिल्कुल शांत मन से बैठ जाओ, एकदम मेडिटेट करके, ठीक है, एंड उसके बाद याद करो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। सबसे पहले क्या हुआ था, इसको मिली थी गवर्नर की असेंट, कब मिली थी, 23 मई 2011 में। देन उसके बाद क्या हुआ था, इसको मिली थी प्रेसिडेंट की असेंट। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, 5 अक्टूबर 2012 में। फिर उसके बाद 6 नवंबर, करेक्ट 1 महीने बाद ये लागू हो गया था, ठीक है, लागू हुआ था, तो इसमें टोटल कितने सेक्शंस थे, 14 सेक्शंस थे, और इसमें शेड्यूल कितने थे, 4 शेड्यूल थे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन में क्या दिया है कि ये एक्ट को बोला जाएगा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। अच्छा, ये एक्ट कौन से नंबर का एक्ट है, ये एक्ट है 19 नंबर का, 2012 के 19 नंबर का ये एक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 1 में बोला गया था कि इसको छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट बोला जाएगा, और उसके बाद ये लागू कहाँ कहाँ होगा, तो सबसे पहले ये लागू होगा आपके ऐसे म्यूनिसिपल एरिया में जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद किस दिन से होगा, तो जैसा भी इन्फोर्समेंट डेट ये नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट में आएगा उस दिन से ये लागू होगा। फिर सेक्शन 2 में क्या बोला था, 14 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला है अकोमोडेशन, दूसरा है अग्रीमेंट, तीसरा क्या है डिस्ट्रिक्ट, चौथा क्या है, चौथा है हैबिचुअल डिफॉल्टर, ठीक है। हैबिचुअल डिफॉल्टर के बाद क्या है, हैबिचुअल डिफॉल्टर के बाद है आपका लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के बाद आता है आपका म्यूनिसिपल एरिया, म्यूनिसिपल एरिया के बाद आता है आपका नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के बाद है ओल्ड एक्ट, NO ओल्ड एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके तीन चीज़ें आएंगी रेंट से रिलेटेड, रेंट, रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बाद आता है एक रिपील्ड एक्ट, और उसके बाद आता है सोशल न्यूसेंस, और उसके बाद आता है हमारा टिनेंट, ठीक है। ये 14 आपके डेफिनेशंस हैं। देन उसके बाद सेक्शन 3 में बोला है कि एग्जेम्पशन, छूट कहाँ कहाँ मिली है, गवर्नमेंट रिलेटेड बिल्डिंग्स को छूट मिली है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई बिल्डिंग रखी गई है तो उस पर छूट मिली है, ठीक है। फिर फोर्थ आता है कि टेनेंसी अग्रीमेंट, अग्रीमेंट कैसा होगा, राइटिंग में होगा। अगर ये एक्ट आने से पहले आप लोग ने एक अग्रीमेंट बनाया हुआ है तो उसको आप रेंट कंट्रोलर के पास जाके फाइल करेंगे, और अगर आप लोग ने अग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आप एक अग्रीमेंट बनाएंगे रिटन और उसको रेंट कंट्रोलर के पास फाइल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आएगा सेक्शन 5 क्या बोला है कि रेंट कैसा होगा, जैसा भी म्यूचुअली आप लोग अग्री करें वो रेंट आपका अग्रीड होगा, ठीक है। और कब देना है, अगर दोनों के बीच में कोई डिसाइडेड नहीं है डेट, तो आपको 15 तारीख, कोई भी महीने की 15 तारीख के अंदर आप लोग को रेंट देना है, ठीक है। देन उसके बाद आया था हमारा 2 अथॉरिटी आए थे। सेक्शन 6 में क्या आया था, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 7 में क्या आया था, रेंट कंट्रोलर, ठीक है।
इसके लिए मैं आप लोग को एक चार्ट जैसा बना देती हूँ, ठीक है, चीज़ें याद रखने के लिए अच्छे से। आप इसमें बनाएंगे अथॉरिटीज, सबसे पहला एक आरसीटी, दैट इज रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। देन आएगा आपका रेंट कंट्रोलर, ये आपका है सेक्शन 6 में, ये आपका है सेक्शन 7 में। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन होगा, किस लेवल का होगा, रिटायर्ड होगा, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रेंट कंट्रोलर में डिप्यूटी सेक्रेटरी, सॉरी डिप्यूटी कलेक्टर के लेवल का होगा रेंट कंट्रोलर, ठीक है। देन इसके बाद इसमें मेंबर्स क्या होंगे, कोई डिसाइडेड नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे, ठीक है। देन इसके बाद इसमें एक रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार किस लेवल का होगा, सिविल जज क्लास 1 या फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इस लेवल का होगा। और इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रेंट कंट्रोलर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे, इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या फंक्शन होगा इसका, सॉरी, हाँ, इसमें सबसे पहले क्या फंक्शन होगा इसका, ये देखेगा कि जो रेंट कंट्रोलर है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, फंक्शन उनको पहले उनका फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं। देन उसके बाद ये एक अपीलेट अथॉरिटी जैसे काम करेगा, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी जैसे काम करेगा, ठीक है। और रेंट कंट्रोलर का क्या क्या फंक्शन होगा, रेंट कंट्रोलर का, रेंट कंट्रोलर, अच्छा ये फंक्शंस कौन कौन से सेक्शन में होंगे, सेक्शन 6 का कहाँ पे होगा, सेक्शन 8 में। और रेंट कंट्रोलर का कहाँ पे फंक्शन होगा, सेक्शन 9 में, ठीक है। तो इसका क्या क्या फंक्शन होगा, सबसे पहले जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो भी आपके डिस्प्यूट हैं उनको डिसाइड करना है, लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा तो उनको पहले डिसाइड करेगा। देन दोनों के राइट को सिक्योर करके रखना, ठीक। और उसके बाद थर्ड क्या बोले थे कि एनफोर्स करके रखना, ऑब्लिगेशन एनफोर्स करके रखना, ठीक है। ये दोनों के फंक्शंस हो गए। और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास एक और पावर थी, क्या पावर थी, कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, ठीक है, अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज थे। और एक रेंट कंट्रोलर में टाइम लिमिट दी गई थी, कितनी टाइम लिमिट दी गई थी, उनके पास कोई भी मैटर आएगा तो उनको 6 मंथ्स में क्लियर करना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जिसको आप लोग शायद अपने हाथ से एक बार बना के देखेंगे तो ये बहुत सही तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को चीज़ें याद रखने में इजी पड़ेंगी, क्लियर है। ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने हाथ से बना लीजिएगा, आप लोग अपने हाथ से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ताकि आप यहाँ तक का बहुत अच्छे से रिटेन कर पाएँ, अच्छे से लर्न कर पाएँ। और ऐसे ही करके मैं बहुत सारे लोकल एक्ट्स के, सीजी लैंड रेवेन्यू के, सीजी एक्साइज एक्ट के, ठीक है, ये सारे लोकल एक्ट्स के को मैं आप लोग के सामने लाऊंगी ताकि आप लोग इजीली चीज़ों को याद कर सकें और आपको ये चीज़ याद रह सके और आप रिविजन कहीं भी कर सकें। आप इसको अपनी लगा लीजिए, बिल्कुल कहीं भी बैठे हैं खाली आप रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम देना है। हम लोग को जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई डाउट है उसके लिए तो हमारे एक्सपर्ट है ही हमारे साथ, ठीक है। और जो लोकल एक्ट से रिलेटेड के लिए मैं आप लोग के लिए बिल्कुल एनी टाइम हेल्प करने के लिए बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, आप लोग आज के आज ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सोर्सेज हम जितने हो सके अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आप लोग का ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। तो हमें, अगर आप लोग को वीडियो भी अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। थैंक यू।